हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको कृतिका का जो पार्ट 4 है माटी वाली, उसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना है। माटी वाली चैप्टर जो है विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखित है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर की वीडियो शुरू करते हैं और आप वीडियो को बीच में मत काटेगा, पूरी वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि जो शहर के लोग थे, मतलब जो शहर था वहाँ के लोग थे, वो माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर जो उसके सिर पर रखकर कनस्तर लाती थी उसको भी अच्छी तरीके से पहचानते थे। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? तो देखिए, उत्तर कारण दिया है तो टिहरी के लोग। शहर कौन सा था? वो टिहरी। टिहरी के लोग माटी वाली को नहीं बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। इसके निम्नलिखित कारण रहे होंगे। कारण के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। पहला कारण देखिए, माटी वाली की लाल मिट्टी की हर घर में आवश्यकता थी। क्या कारण था? पहला कि जो माटी वाली जो थी उसकी जो मिट्टी लाती थी, वो लाल मिट्टी लाती थी, तो उसको हर घर में आवश्यकता थी, जिससे चूल्हे चौके की पुताई की जाती थी। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता था। समझ में आ गया पॉइंट? फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी देने का काम उसके अलावा कोई और नहीं करता था। कि पूरे शहर में, टिहरी के शहर में केवल एक अकेली वही थी जो इस काम को करती थी कि मिट्टी देने का काम उसके अलावा कोई और नहीं करता था। उसका कोई प्रतिद्वंदी न था कि अकेली वही थी। पूरे शहर में मिट्टी देने के लिए कोई दूसरा भी होता तब भी जो है तो वहाँ पे कोई दूसरा नहीं था। प्रतिद्वंदी मतलब वहाँ पे कोई दूसरा इस काम को नहीं करता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शहर में माटा खान काफ़ी दूर था। कि शहर में जहाँ से मिट्टी लाई जाती थी वो भी बहुत दूर था, इसलिए लोग अपने आप मिट्टी नहीं ला सकते थे। तीसरा कारण हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, शहर की रेतीली मिट्टी से लिपाई का काम नहीं किया जा सकता था। जो शहर की मिट्टी थी उस मिट्टी से लिपाई का काम नहीं होता था, इसलिए उसकी मिट्टी लेनी ही पड़ती थी सबको। फिर द नेक्स्ट है, आखिरी पॉइंट देखिए, माटी वाली हंसमुख स्वभाव की महिला थी जो सबसे अच्छी तरह बातें करती थी। कि माटी वाली कैसे का स्वभाव कैसा था? वो हंसमुख महिला थी, हर किसी से बात करती थी, तो इसीलिए जो है सब उसे पहचानते थे। एग्जाम में अगर ये हमारा जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप 4 पॉइंट आराम से करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? क्वेश्चन आ गया कि जो माटी वाली थी उसके पास जो है क्या अच्छा है या बुरा है, भाग्य है या समय है, तो ज़्यादा सोचने का उसके पास समय क्यों नहीं था? तो उत्तर देखिए, माटी वाली समाज में अत्यंत गरीब मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। जो माटी वाली थी वो जो समाज में जो बहुत छोटा वर्ग होता है, मजदूर वर्ग जो डेली रूटीन में काम करता है, तो उस वर्ग से आती थी। वह सुबह जल्दी उठकर माटा खान जाती। उसका रूटीन क्या था? वो सुबह जल्दी उठ जाती थी, फिर माटा खान जाती थी तथा मिट्टी खोदकर कंटर में भरती। फिर मिट्टी खोदकर वो कनस्तर में भरती, कंटर यानी कि कनस्तर में भरती थी, और मिट्टी सहित कंटर सिर पर रख शहर में घर घर घूमती थी। कि उसे कनस्तर को सिर पर रखकर हर घर जाती थी। इसके बदले में लोग उसे 1-2 सूखी रोटियां, कभी कभी ताज़ा बासी साग या चाय देते थे। लोग उस मिट्टी के बदले उसे क्या देते थे? रोटियां दे देते थे, सब साग सब्जी दे देते थे, चाय दे देते थे। उसे अपने बीमार पति की चिंता भी रहती थी। उसका पति क्या था? उसका पति जो है बीमार रहता था, तो उसको उसकी भी चिंता थी, उसकी देखभाल भी वही करती। अपनी इसी दिनचर्या को अपनी नियति मानकर वह जिए जा रही थी। कि मतलब वो जो उसकी दिनचर्या थी उसको ही अपना नियति मान लेती थी, यही मेरा भाग्य है मानकर वो जिए जा रही थी। ऐसे में उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय नहीं था। कि उसका सारा समय तो ऐसे ही निकल जाता था, तो वो ये सोच ही नहीं पाती थी कि मेरा भाग्य अच्छा या बुरा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूख मीठी की भोजन मीठा। कि भूख अच्छी है, भूख मीठी है या कि भोजन मीठा है, भोजन बढ़िया है, से क्या अभिप्राय है? ये मतलब क्या अर्थ है? तो भूख और भोजन, उत्तर देखिए इसका, भूख और भोजन का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। कि भूख और भोजन का दोनों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। यदि खाने वाले, देखिए इसमें क्या है कि यदि खाने वाले
को भूख लगी हो तो भोजन रुचिकर और स्वादिष्ट लगता है, कि अगर खाने वाले को भूख लगी है तो भोजन कैसा भी होगा तो वो रुचिकर मतलब बढ़िया और स्वादिष्ट लगेगा, रुचिकर खाने की उसकी इच्छा भी होगी और अच्छा भी लगेगा। और खाने वाले का पेट पहले से ही अगर भरा हो तो दिया दूसरा कारण क्या था कि अगर खाने वाले का पेट पहले से ही भरा है तो वही भोजन उसे अच्छा नहीं लगेगा, कि खाने वाले का पेट भरा है तो भोजन कैसा भी उसके सामने लगो तो उसे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगेगा, उसे भोजन में कोई स्वाद नहीं मिलेगा। भोजन की ओर देखने का उसका जी भी नहीं करे, जब उसका पेट भर रहा है तो भोजन की ओर क्यों देखेगा वो। अतः स्वाद भोजन में नहीं बल्कि भूख में है। इसीलिए कहा गया है कि स्वाद जो है भोजन का स्वाद भोजन में नहीं होकर किस में है, भूख में है। तो इसीलिए भूख मीठी की भोजन मीठा, मतलब हमेशा भूख मीठी होती है। तो भूख लगी रहोगी तो हमें भोजन भी अच्छा लगेगा, भूख नहीं लगी है तो हमें भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। देखिए क्वेश्चन, माटी वाली का रोटियों का मतलब जो रोटी मिलती थी उसका जो है हिसाब लगाती थी, वो उसकी कौन सी मजबूरी प्रकट कर रहा है, कि कौन सी मजबूरी उसे रही होगी। तो देखिए उत्तर, माटी वाली का रोटियों को इस तरह गिनना बताता है कि वह बहुत गरीब है, कि रोटियां गिन रही तो क्या है, वो बहुत गरीब है, उसके पास पेट भरने के पर्याप्त साधन नहीं है, कि पेट भरने के लिए भी उसके पास और कोई साधन नहीं है। वह रोज कमाती और खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना होता है। इससे ये भी पता चल रहा है उसे केवल अपना ही पेट नहीं भरना, उसे जो उसका बूढ़ा पति है, बीमार पति है, उसका भी पेट भरना होता है। इसलिए उसे रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है, इसलिए वो रोटियों का हिसाब लगा रही थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। यहाँ पर बुढ़िया जा रही थी रोटियां गिनते हुए, तो वो कह रही थी कि आज बुढ़े को जो है कोरी खाली रोटियां नहीं देनी पड़ेंगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। अब उत्तर देखिए, माटी वाली टिहरी शहर में के घरों में माटी देकर अपनी रोजी रोटी चलाती है। वह अपनी आजीविका का एकमात्र साधन है। यही जो है वो जो लोगों के घरों में मिट्टी देती थी और उससे जो रोटियां मिलती थी उससे ही वो अपनी आजीविका चला रही थी, तो यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। ऐसे में एक घर में माटी देने पर घर की मालकिन उसे 2 रोटियां दी, कि जो है एक घर पे उसने मिट्टी दी तो उसकी मालकिन ने उसे क्या दिया कि उसे 2 रोटियां दी। उसे एक अन्य घर से भी 2 रोटियां मिली, कि उसे एक मालकिन ने एक घर से पहले 2 रोटियां मिल गई, फिर उसे दूसरे घर से भी 2 रोटियां मिल गई। इनमें से उसने एक खाकर बाकी को घर ले जाने के लिए बचा लिया। उसने एक खाई रोटी और फिर बाकी को जो है उसने अपने घर ले जाने के लिए बचा लिया, ताकि वह अपने बीमार बूढ़े पति को दे सके, जिससे कि वो अपने बूढ़े पति को भी साथ में दे सके रोटी। आज माटी बेचने से हुई आमदनी से वे 1 पाव प्याज खरीद कर, कि जो उसे आमदनी भी है, कुछ लोगों ने पैसे भी दिए हैं तो उससे जो है आमदनी भी थी, उससे वो उसने क्या सोचा कि 1 पाव प्याज खरीद कर कूट तल कर उसकी सब्जी बनाना चाहती है, कि वो जो है प्याज खरीदेगी और उसे कूट कर तल कर सब्जी बनाएगी, ताकि बूढ़े को सूखी रोटियां ना खानी पड़े, जिससे कि उसके पति को जो है सूखी रोटी ना खानी पड़े। इससे बूढ़ा खुश हो जाएगा। इस कल्पना से माटी वाली खुश है, कि उसने ये कल्पना की थी कि जो है आज जो है मेरा बूढ़ा खुश हो जाएगा, तो इसलिए वो माटी वाली भी खुश है, क्योंकि रोटियों के साथ सब्जी देखकर बूढ़ा प्रसन्न हो जाएगा। उसकी प्रसन्नता का अनुमान लगाकर वह बहुत खुश है। तो वो यही अनुमान लगा रही थी जिससे कि माटी वाली खुश लग रही थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि गरीब आदमी जो होता है उसका शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब ये कथन क्यों कहा गया है, क्या रीजन था जो ये कथन कहा गया है। देखिए उत्तर, इस कथन का आशय है, किस कथन का, कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय है गरीब आदमी का रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए, कि जो गरीब आदमी होता है उसका जो घर है जहाँ पर वो रहता है वो नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़ कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता, कि जो गरीब इंसान होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कहाँ से उठ के चला जाएगा। इसलिए अगर यह
इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया तो उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, कि अगर वो एक स्थान से उठ गया तो उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, उसका जीवन खराब हो जाता है, वह मारा मारा फिरता है। इसलिए उसे अपने निवास स्थल पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए, कि वो जो है मारा मारा फिरेगा तो उसे जो है, इसलिए कहा गया है कि उसे आखिरी सांस भी अपने उसी निवास स्थान पर लेने का अधिकार होना चाहिए। उसे अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वहीं रहना चाहिए जहाँ का वह मूल निवासी है। इसलिए कहा गया है कि उसे आखिरी समय तक भी वहीं रहना चाहिए जहाँ का वो मूल निवासी है, नहीं तो उसका कुछ नहीं हो पाता, वो कहीं रह नहीं पाता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के तौर पर भी आएगा ये। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो जैसे अनुच्छेद लेखन है आपकी क्लास में, तो अनुच्छेद भी आ सकता है कि विस्थापन की जो समस्या होती है, मतलब एक स्थान पर विस्थापन, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पर स्थापित होना। तो विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर देखिए, नागरिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना विस्थापन कहलाता है, कि जो एक नागरिक होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो बसता है तो वो विस्थापन कहलाता है। यह लोगों पर विपत्ति आने के कारण होता है। क्यों होता है? जब समस्या आ जाती है, संकट आते हैं, तो ये लोगों पर जब संकट आता है तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। जैसे भूकंप के कारण, उदाहरण दिया, किस कारण से होता है? तो भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, बांध के कारण, कि जब बांध बनता है तब पानी भर जाता है तो वो गया बांध के कारण, बिजली परियोजना के लिए, तो जब योजनाएं बनाई जाती हैं तब भी हो जाता है कई बार। आज के समय में विस्थापन एक प्रमुख समस्या है। यह लोगों के विकास को अवरुद्ध के साथ देश के विकास को भी काफ़ी हद तक रोकती है, कि मतलब जो है लोगों का जो विकास होता है वो भी रुक जाता है, तथा देश का भी कई बार विकास बहुत हद तक रुकता है। यह लोगों से उनके कमाने का जरिया, उनका घर ज़मीन छीन लेती है, कि ये लोगों से क्या क्या छीन लेती है? उनका कमाने का जो जरिया होता है वो भी छीन जाता है, और उनके घर बार भी छीन जाता है। उनके बच्चों के विकास को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जो उनके बच्चे होते हैं उन्हें तो ये जो है बहुत अधिक प्रभावित करती है। हमारे सामने विस्थापन के कारण हुए विरोधों के उदाहरण हैं, कि विस्थापन के जो विरोध हुए हैं उसके भी कुछ उदाहरण हैं। जैसे नर्मदा आंदोलन, इन्होंने उदाहरण दिए कि जैसे नर्मदा आंदोलन था। हमें इस विषय में ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि क्या हमारा विकास उन गरीबों और असहाय वर्ग के घरों मकानों पर ही होगा, कि जो हमारा विकास है, तो कह रहे हैं कि सोचना चाहिए कि क्या हमारा विकास केवल जो गरीब हैं, असहाय लोग हैं, उनके घरों और मकानों पर ही होगा। तो ये क्वेश्चन, ये अनुच्छेद जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और चैप्टर को आप ढंग से पढ़िएगा और आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।